सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 18 नैनोमीटर फ्रॉम स्टेशनरी हीलियम प्लस आयन इन द ग्राउंड स्टेट। तो यहां देख सकते हैं कि हीलियम प्लस आयन की बात की जा रही है, हीलियम आयन की बात की जा रही है, और उसके ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है और तब उस इंस्टेंट पे एक 18 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट है वहां पे इंसिडेंट की जाती है। अब इतनी वेवलेंथ की लाइट यदि गिराई जाएगी तो उस लाइट का जो फोटोन है उसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले और ऊपर एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, लेकिन यहां सवाल को देखते ही मुझे एक चीज थोड़ा सा मुझे पता चला है कि ये वेवलेंथ जो है काफी कम है। बिकॉज जितने भी सवाल हम करते हैं उनमें जो वेवलेंथ होती है वो होती है लगभग 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ जो है हमें देखने को मिलती है लगभग 100 के मल्टीपल में, लेकिन ये वेवलेंथ काफी ज्यादा कम है। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को ये उड़ा दे, ये भी हो सकता है। तो हमें पूछा गया है कि स्पीड इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट होंगे उनकी कितनी होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे पास है n = 1, ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन्स की, और ये है हमारे पास n = इनफाइनाइट। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन की कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी निकालूंगा मैं, तो आएगा मेरे पास 13.6 Z²/n²। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, इसका मतलब कितना एनर्जी उसको दें जिससे वो चला जाए इनफाइनाइट पर। सो 13.6 Z हीलियम के लिए 2 के बराबर है, 2² / 1² आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको मिलेगा 13.6 × 4, 4 और 2 12 14 4 1 5। सो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसे चाहिए जिससे वो चला जाएगा n = इनफाइनाइट पर। अब जो हमारे पास वेवलेंथ है वो हमारे पास है 18 नैनोमीटर। तो यहां से मैं एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट बता सकता हूं कि जो फोटोन आ रहा है इंसिडेंट लाइट का वो कितना है। वो है हमारे पास 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा 180, ठीक है। 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में 180 मैंने लिख दिया, ऊपर है आपके पास 12400, 0 से 0 चला जाता है, और यहाँ 2 से चला गया आपके पास 9 बार, 2 से चला गया 620 डिवाइड बाय 9। तो 9 7 63, 7 9 6 54, 6 के पास बचे 8 8 72 72 8 9 7 8 72, 68.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें फोटोन से मिल रही है। लेकिन इसे उड़ाने के लिए इनफाइनाइट तक हमें सिर्फ और सिर्फ 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो होगा क्या बेटा यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके, और जो एनर्जी उसके पास बची है वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलने वाली है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आपको मिलेगा 68.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उसको रिसीव हुई है और उसने खर्च कर दी है यहां से यहां ट्रांजिशन करने में कितनी, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपके पास 0.44, और यहां पे आ जाएगा आपके पास 1। सो 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप जूल में कन्वर्ट कीजिए। सो 1.6 × 10⁻⁻19 यहाँ पे आपको मिल जाएगा जूल में। तो इतनी एनर्जी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, और इसे आप बराबर कर दीजिए किसके, हाफ mv² के, हाफ इंटू 9.1 × 10⁻31 × v² के बराबर इसे आप कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा स्पीड का। स्पीड आपको मिल जाती है कितनी होगी, ठीक। तो बच्चों एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो एस अनअकैडमी चैंपियंस लीग है वो जेई के लिए स्टार्ट हो रही है फिर से, और यहाँ पे आपको चांस मिलेगा टू मीट सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका आपको मिलने वाला है। अब करना क्या होगा मौका पाने के लिए आपको, कि एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा दिसंबर 18, दिसंबर 19, 26 1 PM ऑनवर्ड्स। और ये जो टेस्ट है ये फ्री है, आपको बस वेबसाइट पे जाके एनरोल करना है और ये टेस्ट देना है। दूसरा हमारे पास ये है
कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जो पहला स्लाइड था जिसमें सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका था, उसमें प्राइजेस भी हैं जो 1 से लेके 10 तक जो रैंक होने वाली हैं उनको 20,000 का प्राइज जो है मिलने वाला है और 100% तक स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। और 11 से 30 के लिए 10,000 का कैश प्राइज और 31 से 50 के लिए 6,000 का कैश प्राइज आपको मिलने वाला है और साथ में स्कॉलरशिप भी यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर आप देख चुके हैं कि जो रैंक फर्स्ट है उसके लिए 1 लाख का प्राइज है और यहाँ पे ये ग्रुप स्टेज के लिए था, है ना, ये ग्रुप स्टेज के लिए था, ये फाइनल्स के लिए है। ये सारे जो हैं प्राइजेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको करना है, डेट्स कौन कौन सी हैं, 18, 19, 26 और 1 बजे जो है दोपहर में आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि IIT-JEE के लिए मेगा कॉम्बैट होने वाला है 19 दिसंबर को, ज्यादा दूर नहीं है, 11 AM को ये होने वाला है। क्लास 11th, 12th और 13 के लिए 60 मिनट का पेपर होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ 21 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग जो है 3 मिनट से थोड़ा सा कम जो है टाइम आपको मिलेगा, जो सफिशिएंट है सवालों को करने के लिए। और 500 जो लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको जो है प्राइज मिल सकते हैं, मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग का एक फोन और JBL के हेडफोन्स और अमेजॉन के वाउचर्स। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि क्लास 11th का जो है बूट कैंप जो है लग रहा है और जो बच्चे IIT-JEE 2023 को जो है टारगेट कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है। और 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और उनमें होगा क्या कि क्लास 11th का जो है वो रिवीजन आपको करवाया जाएगा और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे समझाई जाने वाली है और मोटिवेशनल सेशन जो है वो यहाँ पर होंगे। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि ये जो डे 1 पे जो क्लासेस आपको होने वाली हैं वो यहाँ पे शेड्यूल आपको दिखाया हुआ है कि 9 से 11, 9 से 10, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए ये जो है सारी क्लासेस और आपकी जो टॉप टीचर्स हैं वो यहाँ पे जो है मेंशन है। उसके बाद कुछ बैचेस की अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। स्ट्राइकर बैच है जो JEE मेन 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, JEE मेन और एडवांस दोनों के लिए यहाँ पे रैपिड रिवीजन 2.0 जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक्सीलेंस बैच फॉर क्लास 11th फॉर JEE मेन एंड एडवांस 2023। जो बच्चे एग्जाम देंगे, अपना अटेम्प्ट देंगे 2023 में, उनके लिए ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है सारे जो टॉप टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं और बैच स्टार्ट होगा 15 दिसंबर को। तो आप जो है अपने मोबाइल में रिमाइंडर भर लीजिए, 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप और आपका या कोई जानने वाला जो है वो 2023 में JEE फोड़ना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन जरूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है बैच के साथ। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 हमारे पास है कि टोटल लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर फिक्स्ड बिटवीन 2 ब्रिजेस इज 110 सेंटीमीटर। 110 सेंटीमीटर है हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर। नाउ 2 more bridges are placed to divide the length of the wire in the ratio 6:3:2। 6:3:2 जो है इस लेंथ में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ब्रिजेस लगा दिए जाते हैं। If the tension in the wire is 400 Newton and mass per unit length of the wire is 0.01 kilogram per meter, then minimum common frequency with which all the 3 parts can vibrate is equal to। तो कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे तीनों जो वायर हैं वो वाइब्रेट हो जाएं, जिससे तीनों जो वायर हैं वो वाइब्रेट हो सकें। तो यहाँ 110 सेंटीमीटर का हमारे पास वायर है जिसको फिक्स कर दिया जाता है दोनों एंड से। तो यहाँ हमने लगा दिया है एक 110 सेंटीमीटर का वायर और उसका रेशियो है, उसको रेशियो में बांटा गया है 6:3:2, यानी कि इन जगह पर ब्रिजेस लगाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 6/6 और 3 9 तो 11 इंटू 110। तो यहाँ से आपको L1 मिल जाएगी कि कितनी लेंथ पर पहला ब्रिज आपने लगाया है। 11 से गया 10 बार, आगे आपके पास L1 इज इक्वल टू 60। सिमिलरली L2 निकालेंगे, आएगा आपके पास 30 और L3 आपको मिलने वाला है 2। यानी कि जो वायर्स के सेगमेंट बनाए गए हैं वो 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के बनाए गए हैं। यानी कि पहला जो ब्रिज है वो लगाया है लगभग यहाँ 50 से आगे, पहला ब्रिज लगाया है यहाँ पे, ब्रिज नंबर 1। इसकी जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर के बराबर है।
उसके बाद दूसरा जो आपके पास ब्रिज है वो लगाया गया है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पर, यानी कि ये 30 सेंटीमीटर दूर है, ये हमारे पास ब्रिज है B2। और तीसरा जो ब्रिज है वो लगाया गया है, डिवाइड द लेंथ, अच्छा ठीक है, तो ये अपने आप 2 हो गया, हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो गया है। तो इस तरीके से हमने ब्रिजेस लगाए हुए हैं। तो 3 हमारे पास यहाँ पे लेंथ जो है मिल गई हैं, 3 वायर के सेगमेंट हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि जहाँ पे एक फिक्स्ड एंड होता है वहां पर बनता है नोड, वहां पर बनता है नोड, वहां पर बनता है नोड। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन तीनों की कॉमन फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है। ये तीनों डिफरेंट वायर की तरह बिहेव करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इस वाले वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, फिर इस वाले वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, फिर इस वाले वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। फिर इसके बाद इन सब के हार्मोनिक्स में चेक करूंगा कि हो सकता है कि इसका सेकंड हार्मोनिक इसके फर्स्ट हार्मोनिक से मिल जाए और इसके फंडामेंटल से मिल जाए। तो एक कॉमन फ्रीक्वेंसी वहां पे हम ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस वायर में कह सकता हूं, बिकॉज ये एक होल वायर है, तो इसमें टेंशन सब जगह सेम रहने वाला है, सब जगह टेंशन सेम रहने वाला है, तो सब जगह टेंशन सेम रहेगा और पूरे वायर का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो भी बराबर है। तो मैं स्पीड ऑफ वेव निकाल सकता हूं इस पूरे वायर के लिए, जो इन तीनों सेगमेंट के लिए कॉमन रहेगा, दैट विल बी √T बाय म्यू। सो √T टेंशन हमारे पास है कितना, 400 न्यूटन के बराबर, 400 डिवाइडेड बाय म्यू जो है हमारे पास है 0.01 किलोग्राम पर मीटर, 0.01 यानी 1/100, 1/100। तो यहां से आपको स्पीड ऑफ वेव मिल जाता है 200 मीटर पर सेकंड के बराबर। 200 मीटर पर सेकंड आपको स्पीड ऑफ वेव मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे फंडामेंटल जो मोड है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। ये फंडामेंटल मोड यहाँ पे है, ये फंडामेंटल मोड यहाँ पे है और ये फंडामेंटल मोड यहाँ पर है। तो यहाँ की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट वायर की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसे आप निकाल सकते हैं V/2L के बराबर, सबको याद होना चाहिए V/2L1। ये सेकंड जो वायर है, सेकंड वायर, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हैं F0 = V/2L2। और यहाँ पे थर्ड वायर का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो भी आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा F0 = V/2L3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 400, सॉरी स्पीड कितनी है 200 के बराबर, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स L1 कितना है आपके पास 60 सेंटीमीटर। तो 2 से गया है 100 बार, 0 से गया 0 बार, 2 से गया है 3 बार, 2 से गया है 5 बार। सो 500/3 हर्ट्ज आपको यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। और यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालें तो आपको मिलेगा यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स इसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, 30/100। एक 0 से एक 0 गया और 2 से गया 100 बार, तो 1000/3 आपको यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, 1000/3 हर्ट्ज। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 200 डिवाइडेड बाय 2 × 20/100। तो यहाँ 2 से गया है 100 बार, 20 से गया है 5 बार, तो आपको मिल जाता है यहाँ से 500 हर्ट्ज के बराबर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब जब दोनों एंड्स फिक्स होते हैं तो हमें सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, जो इंटीजर नंबर के हार्मोनिक हमें मिल जाते हैं। तो भाई इसका फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000/3 हर्ट्ज। F2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको यहाँ से 1500/3 हर्ट्ज। उसके बाद आपको मिलेगा 2000 डिवाइडेड बाय 3 हर्ट्ज और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 2500 डिवाइडेड बाय 3 हर्ट्ज। ये आपके पास थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, इसकी फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है। और एक और निकाल लेते हैं, यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास 2500 के बाद आपको मिलेगा 3000 डिवाइडेड बाय 3 हर्ट्ज, 3000 डिवाइड बाय 3 हर्ट्ज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद फर्स्ट हार्मोनिक आपको मिलेगा 2000 डिवाइडेड बाय 3। F2 यहाँ पे आपको मिलेगा, F2 आपको मिलेगा यहाँ पे 3000 डिवाइडेड बाय 3 हर्ट्ज, 3000 डिवाइडेड बाय 3 हर्ट्ज। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा F1। मैं यहाँ पे क्यों रुक गया, बिकॉज यहाँ पे भी 3000/3 मिल गया था, यहाँ पे भी 3000/3 मिल गया था, कॉमन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हार्मोनिक मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको 1000 हर्ट्ज यहाँ पे मिलने वाला है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3000/3। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो फिफ्थ हार्मोनिक है, इसके फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, इसके सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी और इसके फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बराबर है।
और इससे कम फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यही आंसर हमारा होना चाहिए। इसका मतलब आप 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से इस वायर को वाइब्रेट कीजिए तो सब के सब जो हैं ये ऑसिलेट कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि स्टैंडिंग वेव जो है इनमें बन रही होंगी। अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं कि फिफ्थ हार्मोनिक इसमें, इसका सेकंड हार्मोनिक और इसका फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या है। यहां पे बेटा एक लूप है फंडामेंटल और इसमें फर्स्ट हार्मोनिक में 2 लूप बन रहे होंगे, तो ऐसे फिफ्थ हार्मोनिक में 6 लूप बन रहे होंगे। तो यहाँ पे एक देखिए बन गया क्या, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा बन गया लूप इसमें, 7 बन गए लूप इसमें। हमें 6 बनाने हैं, तो यहाँ तक 3 बनने चाहिए और यहाँ तक 3 बनने चाहिए। तो एक यहाँ बन जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक है। 1 2 3 और उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 बनने चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर बनता 1 लूप, यहाँ पे बनेंगे 2 लूप, यहाँ पे बनेंगे 3 लूप, 1 2 इस तरीके से ये ऐसे चल रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 2 लूप मिलने चाहिए कुछ इस तरीके से। तो ऐसे लूप्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे होंगे। ये वाला जो सेक्शन है वायर का वो अपने फिफ्थ हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा होगा। ये वाला जो सेक्शन है वायर का वो अपने सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा होगा, और ये अपने फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा होगा। और ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1000 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। आंसर विल बी 1000 हर्ट्ज। तो अच्छा सवाल था, टाइम टेकिंग था। तो ऐसे सवाल यदि आते हैं और आपको पता है कि इसमें टाइम लगने वाला है, तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, आगे क्वेश्चंस को पहले कर सकते हैं, बिकॉज वो टाइम आपका कम लेंगे, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा टाइम बचा लें। ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क करके, तो ऑनलाइन है तो आप इसे पेपर पे लिख लीजिए। ये सवाल जो है मुझे आता है बट टाइम लगेगा, तो लास्ट के लिए ऐसे सवालों को छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, यहाँ पे दिया है कि एक न्यूट्रॉन है which collides elastically with the stationary nucleus of an atom of mass number A। मास नंबर A का कोई एटम है, वो स्टेशनरी है, उससे टकराता है एक न्यूट्रॉन। If the collision is perfectly elastic, then after the collision, the fraction of the initial kinetic energy retained by the neutron is equal to। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन के पास जो है उसका कितना फ्रैक्शन उसके पास रिमेन रहने वाला है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास नंबर हमें दिया है, मास नंबर इज इक्वल्स टू ए के बराबर दिया है, मास नंबर ए के बराबर हमें दिया है। तो मैं उसके न्यूक्लियस का मास बता सकता हूं। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आ जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू A इंटू एम नॉट, एम नॉट मैंने मान लिया कि किसी भी एक न्यूक्लियॉन का मास है, एक न्यूक्लियॉन का मास मैंने मान लिया है एम नॉट। तो इस न्यूक्लियस का टोटल मास कितना हो जाएगा, A इंटू एम नॉट के बराबर। अब यहां पे हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी एक न्यूक्लियॉन है, तो इसका मास एम नॉट होगा। और यहां पे जो न्यूक्लियस है उसका मास आ जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियस का मास आ जाएगा A टाइम्स एम नॉट। इसकी स्पीड मैं मान लेता हूं U के बराबर है, ये टकराता है इलास्टिकली और E की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, ये यहां पर रेस्ट पर है। टकराने के बाद होता क्या है कि ये भी मूव करता है, तो इसका वेलोसिटी मैंने मान लिया v1, इसका वेलोसिटी मैंने मान लिया v2। अब यहां पे सबसे पहले आप लगाइए यहां पे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा m नॉट इंटू यू प्लस 0 इज इक्वल टू m नॉट इंटू v1 प्लस a इंटू m नॉट इंटू v2। ये हमारे पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आप यहां पे या तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इस पूरे कोलिजन में कंजर्व रहेगी पूरे सिस्टम की, या आप चाहें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी मर्जी हो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u माइनस 0 इज इक्वल टू, हमें यहाँ से मिलेगा इलास्टिसिटी का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इलास्टिक कोलिजन का, वो है 1 के बराबर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u, इक्वेशन नंबर 1। एम नॉट जो है उसे आप उड़ा दीजिए,
हमें अल्टीमेटली v1 की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो यहाँ से v2 की जो वैल्यू है वो आप रख दीजिए v1 प्लस u के बराबर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो आपको मिलेगा u इज इक्वल टू u v1 प्लस a टाइम्स v2 a टाइम्स v1 प्लस u। सॉल्व करिए इसे, a टाइम्स v1 प्लस a टाइम्स u, और यहाँ पे आ जाएगा v1 प्लस आ जाएगा u के बराबर। तो भैया यहाँ से आपको मिलता है u 1 माइनस a, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस a, ये आ जाएगी वैल्यू किसकी, v1 की। तो कितना फ्रैक्शन उसके पास बचा है न्यूट्रॉन के पास, तो यहाँ मैं लिखूंगा हाफ इंटू एम नॉट इंटू v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इतना बचा है एनर्जी, कितना टोटल था, हाफ एम नॉट u स्क्वायर के बराबर। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी होगी, हाफ एम नॉट से हाफ एम नॉट कैंसिल आउट हो गया, v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, तो आपको मिलेगा u स्क्वायर 1 माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस a का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास u स्क्वायर। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, 1 माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर, या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप लिख सकते हैं, यही आंसर आपका होगा। a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया ना कि 1 माइनस a को मैंने a माइनस 1 क्यों लिख दिया, 1 माइनस a को a माइनस 1 क्यों लिख दिया, बिकॉज यदि मैं माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस को बाहर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो बात वही है, आप a माइनस b का होल स्क्वायर करिए या b माइनस a का होल स्क्वायर करिए, बात बिल्कुल बराबर आने वाली है। तो सवाल इस तरीके का आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एक लेड बुलेट है जो स्ट्राइक करता है एक टारगेट को विद अ वेलोसिटी ऑफ 480 मीटर पर सेकंड, 480 मीटर पर सेकंड से एक टारगेट को स्ट्राइक करता है। आफ्टर द इम्पैक्ट द बुलेट फॉल्स डेड एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस गेट्स इक्वली शेयर्ड बिटवीन द बुलेट्स एंड द टारगेट। इफ द स्पेसिफाइड हीट कैपेसिटी ऑफ द लेड इज दिस मच, देन राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू। तो ये जो बुलेट है इतनी स्पीड से इम्पैक्ट करता है और तुरंत जो है स्टॉप हो जाता है, तुरंत जो है रुक जाता है, और जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होता है उसके साथ, वो हीट जो है उसका इस्तेमाल आधा आधा हो जाता है उनके टेम्परेचर को चेंज करने में। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई हार्ड टारगेट है, हमारे पास कोई हार्ड टारगेट है लाइक ट्री, और यहाँ बुलेट जो है उसकी स्पीड है टकराने से जस्ट पहले 480 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कह सकता हूं कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है पूरी की पूरी हीट की फॉर्म में निकल चुकी है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हीट प्रोड्यूस्ड टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मास, इसका मान लिया मैंने m के बराबर, स्पीड का स्क्वायर 480 इंटू 480। तो ये मिल गया हमें टोटल हीट प्रोड्यूस्ड जो इसके कोलिजन से हमें मिलने वाली है। अब इस हीट का जो आधा आधा पार्ट है वो इक्वली शेयर करते हैं, ये बेसिकली इक्वली शेयर करते हैं टोटल हीट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं हीट यूज्ड इन हीटिंग द बुलेट अप, हीटिंग द बुलेट, वो हो जाएगा आपके पास टोटल हीट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हो जाएगा हाफ ऑफ हाफ इंटू एम इंटू 480 इंटू 480। ये हीट जो है इस्तेमाल हुई है बुलेट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब कह रहे हैं कि उसका हीट कैपेसिटी जो है, उसका हीट कैपेसिटी यदि इस वैल्यू के बराबर है तो बताइए कितना टेम्परेचर उसका बढ़ गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू, दिस हीट इज इक्वल टू m इंटू एस, एस की जो वैल्यू है 0.03 है, 0.03 कैलोरी में दिया हुआ है, कैलोरी में दिया हुआ है, और ये वैल्यू जो है जूल में निकल के आने वाली है। तो मैं कैलोरी को सबसे पहले जूल में कन्वर्ट करूंगा। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये पर ग्राम में दिया हुआ है, तो पर ग्राम में दिया है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा। किलोग्राम में मैं इसे कन्वर्ट करने वाला हूं। तो किलोग्राम में इसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को तो ऊपर 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और ms डेल्टा टी, और डेल्टा टी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा टी। तो ये आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, m से m जो है कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास एक वेरिएबल है दैट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू आप निकाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है,